नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो सीधा टकराव बढ़ा है उस पर। नमस्कार। हाँ, ये मामला काफी गंभीर है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम हाल की घटनाओं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं और हाँ, भारत की भूमिका को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं रही अब। सही। इसका असर पूरे वैश्विक सिस्टम पर पड़ सकता है। कुछ सीमाएं लांघी गई हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? मतलब जो हालिया घटनाएं हैं। ये शुरू हुआ 13 जून 2025 को, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। अच्छा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, इसमें इजराइल ने सीधे हवाई हमले किए ईरान के परमाणु ठिकानों पर। परमाणु ठिकाने जैसे नतांजे, फोर्डो, जहां यूरेनियम संवर्धन होता है, और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी। और मिसाइल अड्डों पर भी हमले हुए। हाँ, मिसाइल अड्डों पर भी। सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। और ये भी सुनने में आया कि ईरान के IRGC के कमांडर भी मारे गए। हाँ, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके कई टॉप कमांडर मारे गए। ये ईरान के लिए बड़ा नुकसान था। तो ईरान ने फिर जवाब दिया होगा? फौरन, लगभग फौरन, तेहरान से और यमन से भी। यमन से मतलब हुती विद्रोहियों के जरिए। हाँ, जहां ईरान समर्थित हुती हैं, वहां से इजरायली शहरों पर कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा। तो ये प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर सीधा हमला हो गया। बिल्कुल, डायरेक्ट हिट्स। लेकिन ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, यही बात और बिगड़ी 19 जून को। क्या हुआ 19 जून को? ईरान ने, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला किया, सजील मिसाइल से। मेडिकल सेंटर पर, अस्पताल पर? हाँ, एक बड़ा नागरिक अस्पताल है वो, और उसमें दर्जनों लोग घायल हुए। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना। हाँ, ये संघर्ष को बहुत खतरनाक मोड़ देता है। फिर इजराइल ने भी जवाब दिया होगा? हाँ, इजराइल ने भी पलटवार किया। उन्होंने ईरान के अरक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया। अरक? वो तो उनके परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, खासकर प्लूटोनियम बनाने के नजरिए से। तो आप देखिए, दोनों तरफ से हदें पार हुई, परमाणु ठिकाने, नागरिक ठिकाने। और सुनने में आया कि युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई। हाँ, कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने 6 और मिसाइल बैराज दागे। मतलब तनाव कम नहीं हुआ। और इन सब के बीच भारत का क्या रुख रहा? भारत ने तेजी दिखाई, फौरन ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंधु? हाँ, ईरान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे, 110 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अच्छा, ये भारत की तरफ से एक जरूरी कदम था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऐसी स्थिति में कूटनीतिक तैयारी कितनी जरूरी होती है। नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? अमेरिका, UN? अमेरिका मतलब राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने, और संयुक्त राष्ट्र, बाकी वैश्विक शक्तियों ने भी हस्तक्षेप किया। एक अस्थायी युद्ध विराम करवाया गया। हाँ, एक टेम्पररी सीज फायर तो हुआ, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमले पूरी तरह रुके नहीं। जमीनी हकीकत अलग थी। और बयानबाजी भी काफी तेज हो गई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। इजरायली रक्षा मंत्री ने तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को आधुनिक हिटलर तक कह दिया। बाप रे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि अगर इजराइल हमले रोके तो वो बातचीत को तैयार हैं। लेकिन परमाणु ठिकानों और अस्पतालों पर हमलों के बाद बातचीत की गुंजाइश कितनी बचती है? वही बात है, भरोसा लगभग खत्म हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की रेड लाइंस को पार किया था। तो विश्लेषक क्या कह रहे हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है कि अगर डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति पूरी तरह फेल हो जाती है तो ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान तक नहीं रुकेगी। इसमें अमेरिका, रूस, अरब देश, ये सब खिंच सकती है। ये खतरा तो है। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि दशकों का जो प्रॉक्सी वॉर था वो अब सीधा सैन्य टकराव बन गया है। हाँ। दूसरा, इस बार परमाणु और नागरिक ठिकानों जैसे बहुत संवेदनशील लक्ष्यों को भी निशाना बनाया गया। ये पहले नहीं हुआ था। सही। तीसरा, भारत जैसे देशों को फौरन एक्शन लेना पड़ा, जैसे ऑपरेशन सिंधु। बिल्कुल। और चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद स्थिति बहुत नाजुक है और बयानबाजी भी चरम पर है। मतलब माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इतने संवेदनशील ठिकानों, परमाणु प्लांट, बड़े अस्पताल पर हमला किया, ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? अब वो पुरानी सीमाएं या रेड लाइंस मायने नहीं रखती। और ये उन बाकी देशों, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के आकलन को कैसे प्रभावित करेगा, जो शायद बीच बचाव करने या तनाव कम करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल,
क्या उन्हें लगेगा कि अब हस्तक्षेप और मुश्किल हो गया है क्योंकि दोनों पक्ष किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।